Hi student, how are you? I hope the studies are going well. Myself B.S. Raj Purohit. Welcome to my YouTube channel Let's Do Commerce. Student, आज हम देख रहे हैं पॉइंट नंबर 8 जिसका नाम है कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स. ओके, इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू मेक अ प्रॉपर डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट. ये बहुत ज़रूरी है कि हमें कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट में डिफरेंस मालूम होना चाहिए. बिकॉज ऐसा क्यों? द रेवेन्यू रिसिप्ट आर शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड पी. अब मुझे बच्चे पूछ रहे हैं सर ट्रेडिंग पी क्या है. देखो बच्चों, ट्रेडिंग पीएनएल एक अकाउंट है. हमने पीछे पढ़ा था अकाउंट क्या होता है. उसकी दो साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड. अच्छी तरह याद होगा, मैंने आपको याद करवाया था. डेबिट साइड इज़ लेफ्ट साइड एंड क्रेडिट साइड इज़ डेबिट साइड इज़ लेफ्ट साइड एंड क्रेडिट साइड इज़ व्हाट, राइट साइड. सो मैंने याद कराया था आपको. ठीक है, तो डेबिट साइड आपकी जो है वो आपकी लेफ़्ट साइड है और क्रेडिट साइड आपकी राइट साइड है. तो अब आप समझिए ट्रेडिंग और पीएनएल एक अकाउंट है. ओके, उनकी साइड है. तो आप एक एग्जांपल लेके चलिए कि जो भी बता रहा है उसको मैं एक कॉपी पे आप ड्रॉ कीजिए टी शेप अकाउंट. उसके ऊपर एक नाम लिख लीजिए ट्रेडिंग या ऑब्लिक लिख लीजिए पीएनएल. अब इसने बोला जो भी चीज़ें हमारी कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट दोनों में अंतर होना चाहिए. रेवेन्यू रिसिप्ट्स हमें हमेशा दिखाते हैं हम ट्रेडिंग और पीएनएल की क्रेडिट साइड में. तो इसका मतलब राइट हैंड साइड में आते हैं वो इन दोनों अकाउंट में. ओके, जबकि कैपिटल रिसिप्ट्स जो होती है रिसिप्ट में मिलना, जो रेवेन्यू से मिलता है जो कैपिटल से मिलता है. जो कैपिटल से मिलता है उसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं या तो उसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं. ओके, इससे क्या होता है, लाइबिलिटी बढ़ती है. आई होप बच्चों बात समझ में आ रही होगी. कैपिटल रिसीप्ट्स दिखाई जाती है बैलेंस शीट में और उससे हमारी लाइबिलिटीज़ क्या होती है, बढ़ती हैं. ओके, या फिर हमारी एसेट्स क्या होती है, रिड्यूस होती है एसेट्स. ओके भाई, ओके बच्चों, चलते हैं आगे. अब कैपिटल रिसिप्ट्स कैसी होती है, एग्जांपल दिया, शानदार एग्जांपल ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स आर अमाउंट रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट. जब आप एसेट बेचते हैं तो आपको पैसा मिलता है, उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट. जब आप पैसा बिजनेस में लगाते हैं, ओनर लगाता है, उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट. जब कोई पार्टनर्स लगाते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट. जब आप शेयर इशू करती है कंपनी, उससे पैसा मिलता है. डिबेंचर इशू करती है, उससे कंपनी को पैसा मिलता है, वो भी कहलाता है कैपिटल रिसिप्ट. आगे चलते हैं. थर्ड पॉइंट लिखा है अगर आप कोई लोन लेते हैं तो लोन से मिलता है, वो भी कहलाता है कैपिटल रिसिप्ट. तो कैपिटल रिसिप्ट की जो कैटेगरी है वो खत्म हो गई. आई अब आपको समझ में आ गई बच्चों. बहुत सिंपल है. अगर आप कोई एसेट्स बेचते हैं, अब आपको पता है फिक्स एसेट्स क्या है. अगर आप इन्वेस्टमेंट बेचते हैं तो पैसा मिलता है, अगर आप पैसा लगाते हैं बिजनेस में तो बिजनेस के पास पैसा आता है. तो दीज ऑल आर कैपिटल रिसिप्ट्स. चलते हैं आगे. रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती है, अगर आप अपनी दुकान का माल बेचेंगे वो कहलाता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स. कमीशन फी रिसीप्ट्स, अगर आप कोई कमीशन किस चीज़ को लेकर आगे से आगे बेचते हैं, कमीशन एजेंट है तो कमीशन मिलेगा. स्कूल को जो फ़ी मिलती है तो फ़ी रिसिप्ट्स है. उसके बाद आता है इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीप्ट. अगर आपको कहीं पैसा लगा रखा, आपने एफडी करा रखी है बैंक में, आपको ब्याज मिलता है, या आपने कहीं शेयर्स खरीद रखे हैं उसमें आपको डिविडेंड मिलता है. ओके, वो दोनों की दोनों चीज़ें बच्चों क्या है, वो उनको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट्स, इन तीनों को. आई होप क्लियर बच्चों, समझ में आ गया. आगे चलते हैं. एक्सपेंडिचर क्या, पॉइंट नंबर 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सपेंडिचर कोई भी खर्चा किया गया कैश में और उसका हमें बेनिफिट होता है. ठीक है, कैश में हम खर्चा करते हैं और उसका बेनिफिट होता है. अगर हम कोई मान लो हम खर्चा करते हैं, कोई हम एसेट्स खरीदते हैं तो खर्चा होता है, तो कहलाता है एक्सपेंडिचर. तो पर्पस क्या है, सेकेंड लाइन अंडरलाइन कीजिए, ध्यान सुनिए. पर्पस है या तो हम एसेट्स खरीदते हैं या हम गुड्स या सर्विसेज कुछ हम लेते हैं. इनकर का मतलब होता है लेना. अगर आप गुड्स खरीदेंगे तो खर्चा होगा, अगर आप एसेट्स खरीदेंगे तो खर्चा होगा, अगर आप सर्विस लेंगे तो खर्चा होगा. तो एक्सपेंडिचर का मतलब किसी भी टाइप का पेमेंट, पैसे का जाना, पर उसके बदले में आपको रिसिप्ट क्या मिलना, बेनिफिट मिलना, फ़ायदा मिलना, तो उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर. अब एक्सपेंडिचर भी तीन टाइप के होते हैं. पहला होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है नीचे देखेंगे. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी देखेंगे और डिफरेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी देखेंगे. तो तीन टाइप के एक्सपेंडिचर है. CRD कह लो, CDR कह लो. ठीक है, आपको याद होनी चाहिए. फर्स्ट चलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है. एनी एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड इन एक्वायरिंग और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स.
कोई खर्चा किया गया और उससे आपकी एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। एज सच द अमाउंट स्पेंट ऑन परचेज और इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग, अगर आप बिल्डिंग खरीदते हैं या बिल्डिंग में आप कुछ और उसमें एक्सटेंशन करवाते हैं, उसको बढ़ाते हैं, एक कमरा था बिल्डिंग में, 2 कमरे बनवा लिए उसके अटैच और ऊपर हाइट पे बनवा लिए, तो दैट्स कॉल्ड इरेक्शन। अगर आप प्लांट खरीदते हैं, फर्नीचर खरीदते हैं, सब कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो मैं सिंपल से वर्ड्स में कहूँगा, इफ़ यू बाय एनी फिक्स एसेट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब दूसरी बात, सच एक्सपेंडिचर यील्ड बेनिफिट ओवर अ लॉन्गर पीरियड, और इसका फ़ायदा हमें आने वाले कई सालों तक होता है। तो इसलिए हम इसको किस नाम से हम लिखते हैं, एसेट्स। तो कुल मिला के बात होगी, जब भी हम एसेट्स खरीदते हैं दैट्स कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके बच्चों, चलते हैं आगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? एनी एक्सपेंडिचर जिसका पूरा फ़ायदा हमें साल के अकाउंटिंग पीरियड में मिल जाता है, उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे सच एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब अगर आप कोई माल बेचते हो तो पहले उसको आप खरीदते हैं, उसको बोलते हैं कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब होता है लागत, गुड्स का मतलब सामान, सोल्ड मतलब बेचा। अगर आप जूते बेचते हो तो जूते आप पहले खरीदोगे, तो कितने में खरीदे उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो वो आपका कहलाता है क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, आगे चलते हैं। सैलरीज क्या होती है बच्चों, जो एम्प्लॉयज़ को देते हैं वो। रेंट, किराया, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, आप जानते हैं बिजली का बिल, ये सारे खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनका फ़ायदा हम एक साल के अंदर ले लेते हैं। ओके, इनको हम क्या करते हैं, इनको हम डेबिट साइड लिखते हैं, बिकॉज डेबिट साइड, अकाउंट की 2 साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट साइड। तो मैंने बताया ट्रेडिंग पी एंड एल एक टी शेप अकाउंट है और उसकी डेबिट साइड है, जो कि आपको पहले मैंने बता दी, उनके डेबिट साइड में हम लिखेंगे। और मैंने बताया था डेबिट सारे खर्चा साइड होता है, थोड़ा सा याद कर लेंगे, फिर मैं और बताऊँगा कॉन्सेप्ट से। सच एक्सपेंडिचर डज नॉट रिजल्ट इन इंक्रीज इन द अर्निंग कैपेसिटी, इससे हमारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी नहीं होती, बल्कि हम मेंटेन करते हैं बिजनेस को। ओके, इट ऑल्सो डज नॉट ब्रिंग इन टू एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट्स, इससे एसेट्स नहीं आती है, पर उन एसेट्स को चलाने के लिए हमें मेंटेनेंस के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किए जाते हैं। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिफरेंस क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर द एक्विजिशन और इरेक्शन ऑफ फिक्स एसेट्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर हम करते हैं किस लिए? हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर जो करते हैं वो हम करते हैं फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए। ओके, पर हम लोग उसको चलाने के लिए डेली एक्सपेंडिचर चाहिए होता है, मजदूर चाहिए उस मशीन को चलाने के लिए, तो वो सारा कहलाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिकॉज को तनख्वाह देनी पड़ेगी। राइट बच्चों, आगे चलते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी। अर्निंग कैपेसिटी, आज एक मशीन है, 2 मशीन खरीद लेंगे तो हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अर्निंग कैपेसिटी होता है, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है हमारे मेंटेनेंस करने के लिए। चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे लिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा के लिए होता है, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1 साल के अंदर होता है। पॉइंट नंबर 4, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रिटन इन द बैलेंस शीट। ध्यान सुनिएगा, हाई अलर्ट पे। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्योंकि एसेट होती है, वो एसेट को हम लोग बैलेंस शीट में लिखते हैं, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोग ट्रेडिंग और पीएनएल में लिखते हैं। बहुत सिंपल, रेवेन्यू को ट्रेडिंग पीएनएल में लिखते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर को एसेट में लिखते हैं। इसको रट लें, घोट लें, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल विच विल हेल्प यू इन द एग्जाम्स ऑफ क्लास 12। ओके बच्चों, चलते हैं आगे। व्हाट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने बताया था गोल्डी मसाले, सुबह आपको कल के वीडियो में बताया, इससे पिछले वीडियो में बताया। ओके, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गोल्डी मसाले, दीज आर द सर्टन, ये वो खर्चे होते हैं जिनका फ़ायदा हमें विच आर रेवेन्यू नेचर, उसको रेवेन्यू नेचर बोलते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ दिया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन इसका फ़ायदा आने वाले कई सालों में होता है। एक्सेस एक्सपेंडिचर को हम लोग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, इनका बेनिफिट हमें कई सालों में होता है, नॉर्मली 3 से 7 सालों में होता है। तो सारा एक्सपेंडिचर हम लोग डेबिट नहीं करते पीएनएल में, नॉट डेबिटेड, तो फिर हम क्या करते हैं, करंट ईयर में स्प्रेड कर देते हैं उसको। मान लो सलमान खान ने 7 करोड़ रुपये लिए गोल्डी मसाले वालों से, ठीक है, तो गोल्डी मसाले क्या करेगी, हर साल 1-1 करोड़ रुपये पीएनएल में दिखाएगी। और ऐसे एक्सपेंडिचर को हम लोग जो है वो सारा एक्सपेंडिचर 7 करोड़ पीएनएल में ही दिखाएंगे। ओके, उसको हम डेबिट साइड में पीएनएल में दिखाएंगे, पर 1-1 करोड़ हर साल। ओके, जो बाकी बचेगा उसको हम लोग बैलेंस शीट में लेके जाएंगे एसेट साइड में। राइट बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बता दिया, मैंने आपको बता दिया। चलते हैं आगे। एक्सपेंसेस क्या होते हैं बच्चों? एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स। एक्सपेंस मतलब आपका जो खर्चा आता है, या आप कोई चीज़ बनाते हैं या आप उसको बेचते हैं तो आपका खर्चा आता है। चलिए देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल देखिए, फॉलोइंग आर द इंक्लूड एक्सपेंसेस, क्या क्या चीज़ आती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अगर आज आप कोई चीज़ बना रहे हैं पहला तो उसमें खर्चा आएगा, या फिर अगर आप जूते लेके आ रहे हैं फिर आप बेच रहे हैं तो आप जब खरीद रहे जूते तो वो खर्चा आएगा, दैट्स कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बच्चों। पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा है? अमाउंट पेड फॉर रेंट, अगर आप किराया देते हैं तो वो भी खर्चा है, अगर आप कमीशन देते हैं वो भी खर्चा है, सैलरी देते हैं वो भी खर्चा है, एडवर्टीजमेंट करते हैं अपनी शॉप का वो भी खर्चा है, दिस ऑल आर एक्सपेंसेस। आगे चलते हैं। अगर आपकी एसेट्स की वैल्यू घटती है किसी कारण, ओके, तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन,
जैसे एसेट चलेगी, जैसे हमारे साइकिल चलती है टायर घिस जाता है, मोटरसाइकिल चलती है टायर घिसता है, सेम वैसे ही मशीनें भी घिसती है, तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। वो भी हमारा एक प्रकार का खर्चा है। ओके बच्चों, आई होप समझ में आ रहा है। चलते हैं आगे। इनकम क्या है? इनकम इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू। इनकम डिफरेंट है रेवेन्यू से। बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इनकम टोटली डिफरेंट है रेवेन्यू से। अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड रेवेन्यू। जब हम माल बेचते हैं दुकान में तो हमें रेवेन्यू मिलती है। मतलब अगर आपने 1200 रुपये का जूता बेचा तो 1200 रुपये रेवेन्यू है, और आपको 1000 रुपये का आपने खरीदा, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो वो खर्चा है। ओके, अब सरप्लस हुआ तो 200 रुपये आपको जूते में फ़ायदा हो गया। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, सरप्लस भी होगा। अब सरप्लस अगर होता है रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस, उसी को बोलते हैं इनकम। देखो जूता आपने खरीदा 1000 रुपये में, जूता आपने खरीदा 1000 रुपये में, बेचा आपने 1200 में, तो जब 1200 1000 की चीज़ 1200 में बेचोगे तो 200 रुपये को फ़ायदा होगा। तो स्टूडेंट 1200 में बेचते हैं, उसको बोलते हैं रेवेन्यू, क्योंकि हमें इतने रुपए मिले। जो भी माल बेचने से हमें गले में पैसा आता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू। अगर 1200 रुपये का एक जोड़ी जूता हमने बेचा उसको बोलते हैं रेवेन्यू, और 1000 रुपये का हमने जूता खरीदा उसको बोलते हैं एक्सपेंस। तो 1200 में से 1000 रुपये माइनस करेंगे, 200 रुपये हमारा बच गया, उसको बोलते हैं इनकम। आ गया बात समझ में बच्चों? बहुत सिंपल। तो फॉर एग्जाम्पल लिखा है गुड्स कॉस्टिंग 4 लाख का माल हमने 5 लाख में बेच दिया, तो 5 लाख हमारी रेवेन्यू जो गले में आए, 4 लाख हमारा खर्चा आया, तो डिफरेंस है 1 लाख, उसी को बोलते हैं इनकम। तो फाइनली इनकम का फॉर्मूला हुआ आर माइनस ई, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 12th एंड क्लास 11th ऑल्सो। अब हम बात करते हैं बच्चों प्रॉफिट क्या होता है। ओके, इट इज़ द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू। अगर पूरे गले में, पूरे साल भर में कितने गले में पैसा आया, माइनस पूरा साल भर का कितना खर्चा है, एंड अकाउंटिंग है मतलब पूरा साल, तभी वो निकल के आएगा प्रॉफिट। क्या बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। एक दिन के एक जूते की जोड़ी से हम 200 रुपये से कमाई को नहीं आंक सकते, हमें पूरे साल भर के आंकड़े निकालने पड़ते हैं। साल भर कितनी हमारी कितना हमारा गले में पैसा आया, प्लस हमने कितना पैसा पे किया। राइट बच्चों, तो जितना हमारे पास आया और जितना हमने एक्सपेंस के रूप में पे कर दिया, तो डिफरेंस निकलेगा, वो कहलाएगा बच्चों प्रॉफिट। साल भर का देखते हैं तो प्रॉफिट निकलता है, पर डे का देखते हैं तो इनकम दिखती है। चलते हैं आगे बच्चों। गेन क्या होता है? डिफरेंस समझ लें, प्रॉफिट और गेन कंफ्यूज मत होना। प्रॉफिट होता है पूरे साल भर माल बेचने और खरीदने और उस पर खर्चे माइनस करने से निकलता है। जबकि गेन क्या होता है? गेन एक फ़ायदा है जो कि कभी कभी होता है, और ऐसा कब होता है? जब हम कोई एसेट्स खरीदते हैं और उसको महंगी रेट में बेच देते हैं, या हमें कोई लॉटरी निकलती है, या हम कोई कोर्ट केस जीतते हैं, तो दीज ऑल आर गेन। ये सारा फ़ायदा है। ओके बच्चों, अब बात करते हैं लॉस। लॉस क्या होता है? जिस तरह आपको प्रॉफिट हुआ सेम वैसे लॉस होगा। बहुत सिंपल एक लैंग्वेज में बात करूँगा। पूरे साल भर में अगर आपको मान लो जूते बेच बेच के 2 करोड़ रुपए गले में आए, ओके, और मान लो पूरे साल में ना आपकी इनकम 2 करोड़ 20 लाख के रूप में, सॉरी, आपके 2 करोड़ रुपए इनकम, 2 करोड़ रुपए की टोटल रेवेन्यू हुई गले में, जबकि एक्सपेंस आपके 2 करोड़ 30 लाख हो गए। तो माय डियर स्टूडेंट, डिफरेंस क्या हुआ? 30 लाख ज़्यादा खर्चे हो गए। तो अगर मेरी बात समझ में नहीं आ रही, चलो हम पढ़ते हैं इसको और बढ़िया तरीके से देखते हैं। द टर्म कन्वेज टू डिफरेंट मीनिंग। फर्स्ट, इट कन्वेज द रिजल्ट इन बिजनेस फॉर अ पीरियड व्हेन टोटल एक्सपेंसेस एक्सीड टोटल रेवेन्यू। बहुत सिंपल, जब टोटल खर्चे हमारे रेवेन्यू से बढ़ जाएंगे तो हमारे लॉस हो जाएगा। एग्जांपल देखिए, रेवेन्यू हुई 2 लाख, मतलब गलने में 2 लाख रुपए, जबकि खर्चे कितने हैं? 2,40,000, तो लॉस कितना हो गया? 40,000, बिकॉज लॉस ज़्यादा, एक्सपेंस ज़्यादा है। ओके बच्चों, समझ में आ गया? Secondly, it refer to this some factor activity against which the firm receive no benefit। कभी कभी फर्म को कोई फायदा नहीं होता, वो भी लॉस कहलाता है। एग्जाम्पल आग लग गई, एग्जाम्पल चोरी हो गई, एग्जाम्पल एक्सीडेंट हो गया, ये सब लॉस है। और इसको भी हमें हमें समझना चाहिए। लॉस इज डिफरेंट एंड एक्सपेंसेस इज डिफरेंट। एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हमारे रेवेन्यू, कमाई जनरेट करने के लिए किए जाते हैं, जबकि लॉस हमारा एक घाटा होता है। तो बच्चों, लॉस समझ में आना चाहिए आपको। द थेफ्ट इज एन एसेट इज अ लॉस बट डिप्रेशन इज एन एक्सपेंस। तो याद रखिए, डिप्रेशन एक खर्चा है, जबकि लॉस, एसेट्स का चोरी होना एक लॉस है। तो लॉस आपको समझ में आना चाहिए। लॉस और एक्सपेंस सेम नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ आर डिफरेंट। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपके बिजनेस में कोई एसेट चोरी हो गई तो वो लॉस कहलाएगा, जबकि बिजनेस में अगर आपकी मशीन चल रही है और उसमें वैल्यू घट रही है तो डेप्रिसिएशन कहलाएगा। बच्चों समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, चलते हैं आगे। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, आगे हम और पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे अगला पॉइंट है परचेसेस क्या होते हैं। द टर्म परचेज क्या है? इज़ यूज ओनली फॉर गुड्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बिजनेस में हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते हर चीज़ को परचेज परचेज। यार यहाँ पर बिजनेस में परचेज का वर्ड सिर्फ गुड्स के लिए होता है। गुड्स मतलब जो माल आप डील करते हैं। बिजनेस में जूतों की दुकान है, जूतों में डीलिंग करते हैं, कपड़ों की दुकान है, कपड़े में डीलिंग करते हैं। तो जितनी भी चीज़ों में आप डीलिंग करते हैं वो गुड्स कहलाता है। राइट बच्चों? पॉइंट नंबर 15 में सेकेंड लाइन पढ़ रहा हूँ।
इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न गुड्स मीन्स एक्वायरिंग, हाँ अब मैन्युफैक्चरिंग की बात हो जाती है तो उस अगर आप ट्रेडर है, ट्रेडर मतलब समझते हो जैसे आप कॉस्मेटिक की दुकान आप माल बेचते हैं, तो आपने कॉस्मेटिक में साबुन, सर्फ, शैम्पू, लिपस्टिक ये सब खरीदा आपने और आप ये आगे बेच रहे हैं, तो इसमें आप कुछ बना नहीं रहे, तो ये सारी चीज़ें गुड्स जो है उनके लिए सबके लिए परचेज यूज़ करोगे। लेकिन अगर आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को, कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग, जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं मान लीजिए रसगुल्ला, तो उसके लिए आपको दूध लेना पड़ेगा, ओके, छेना फाड़ना पड़ेगा, फिर उसके लिए पता नहीं क्या क्या भट्टी लगानी पड़ेगी, तो ये सारी चीज़ें आपके क्या होगा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में सब कुछ आ जाएगा। तो बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में, आप जब कच्चा माल लेते हैं, दूध लिया आपने रॉ मटेरियल, वो भी आपका परचेज में आएगा, और उससे आप रसगुल्ले बने फिनिश गुड्स, वो भी आपका परचेज में ही आएगा। जब तक सॉरी जब तक कच्चा माल से आप पूरा फिनिश गुड नहीं बना लेते, वो जब जो चीज़ें आप खरीदेंगे उस रसगुल्ले को बनाने के लिए, वो सब आपका परचेस कहलाएगा, जब तक वो माल बिक नहीं जाता। इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न गुड्स आर दोज थिंग्स, ट्रेडिंग की बात करें, गुड्स वो सामान है जो आप बेचते हैं, मैंने बता दिया कॉस्मेटिक सामान, दोनों ही केस में आपको बेचने से प्रॉफिट करने से रीसेल करने से प्रॉफिट होता है। फॉर एग्जांपल अगर एक कपड़े वाला कपड़े बेचता है तो इसका मतलब उसके लिए गुड्स क्या है, कपड़े है। जबकि कपड़े वाला अगर फर्नीचर खरीदता है कस्टमर को बैठने के लिए, तो उसके लिए वो फर्नीचर गुड्स नहीं है बच्चों, अब बहुत इंपॉर्टेंट, वो उसके लिए एसेट्स है। क्यों? क्योंकि यार वो आगे बेच नहीं रहा है। देखो परचेज वर्ड हम उसी के लिए यूज़ करेंगे, वट एवर द गुड्स यू परचेज यू यूज्ड फॉर रीसेल, इसको दोबारा बेचते हैं, दैट्स कॉल्ड परचेज। ओके, तो फर्नीचर आपका जो आपने खरीदा कस्टमर के बैठने के लिए, वो आपका क्या है, वो आपका गुड्स नहीं है बच्चों। चलते हैं आगे। द टर्म परचेज इंक्लूड बोथ कैश परचेज क्रेडिट से, हाँ अगर आप खरीद रहे माल तो उधार में खरीद सकते हैं और कैश में भी खरीद सकते हैं। अब आता है परचेज रिटर्न, बहुत सिंपल, अगर आपने गुड्स खरीदा, कोई चीज़ आपको लगी ख़राब है तो आप वापस दे दो, तो वापस देते उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। वेरी इंपॉर्टेंट, उसको बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न का मतलब वापस, आउटवर्ड मतलब बाहर। ओके, तो वापस जो चीज़ होती है इसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। पॉइंट नंबर 16 बात करते हैं, सेल्स क्या होता है। सेल्स मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर। तो इसका मतलब, सेल का मतलब बच्चों ओनरशिप का ट्रांसफर होना। किसका ट्रांसफर होना? ओनरशिप मतलब मालिक। क्या ट्रांसफर होना? सेल्स मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। जैसे ही आप अपनी दुकान में गुड्स बेच देते हो, तो अब बेचने पे आप उसका बिल बनाते हो। जैसे मान लो आपने मेरे को बेचे जूते सर के नाम, तो आपने लिखा BS राजपुरोहित सर, ओके, सो जूते मेरे नाम, बिल आपने फाड़ दिया। अब जब बिल फाड़ा तो जूते मेरे नाम हो गए थे, इसका मतलब आपने ओनरशिप, पहले जूते आपके पास थे, आपके नाम पे ही आपने खरीदा था। मान लो आपका नाम है स्टूडेंट शॉप, तो पहले जूते किस नाम पे, बिल किस नाम पे आया था? स्टूडेंट शॉप के नाम से। लेकिन अब मुझे वो किसको दे दिया आपने? सर को दे दिया, तो सर के नाम से कैसे बिल फाड़ा आपने? BS राजपुरोहित। तो इसका मतलब ओनरशिप, पहले जूतों का मालिक कौन था? आप थे। अब जैसे ही जूते मैं खरीद लूंगा तो उसका मालिक कौन बन जाऊंगा? मैं। तो ओनरशिप ट्रांसफर होती है सेल में कस्टमर्स को, और उसके लिए कस्टमर आपको क्या देता है? पैसे देता है, राइट बच्चों। फॉर एग्जाम्पल ये तरुण वरुण कहानी आप पढ़ लेना, क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल देके समझा दिया है। ओके बच्चों, चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं तो सेल उधार में हो सकती है और कैश में हो सकती है। अगर मैं आपको कैश दे दूं तो कैश सेल, और अगर मैं आपको उधार में कहूँ, मैं 15 दिन बाद दूंगा, तो उसको बोलते हैं क्रेडिट सेल। जैसे परचेज भी कैश और क्रेडिट होती है, तो सेल भी कैश और क्रेडिट होती है। ओके बच्चों, अब बात करते हैं सेल्स रिटर्न क्या होते हैं। अगर मैं आपसे 5 जोड़ी चप्पल लेके चला गया या जूते लेके चला गया, उसमें से एक मुझे पसंद दिया, मैं रिटर्न कर दिया, तो जो माल हम बेचते हैं वो माल वापस आ जाता है, उसी को बोलते हैं सेल्स रिटर्न। ओके बच्चों, समझ में आ गया होगा। तो सेल्स रिटर्न मींस व्हाट एवर द गुड्स वी हैव सोल्ड दैट माइट कम बैक ड्यू टू सम एनी प्रॉब्लम, तो उसको बोलते हैं वापस आना, और उस वापस आने को बोलते हैं रिटर्न, मतलब वापस, इन मतलब अंदर, तो रिटर्न इनवर्ड। ओके बच्चों, समझ में आ गया, रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं इसको। पॉइंट नंबर 17 क्या है? स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है? स्टॉक इन ट्रेड वेरी वेरी टेक्निकल इंपॉर्टेंट। स्टॉक इंक्लूड सभी वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेलिंग, जो भी सामान हमारा खरीदते हैं और जो आगे बेचना, उसी को बोलते हैं हम स्टॉक। और साल के एंड में वो अकाउंटिंग ईयर में हम उसका हिसाब लगाते हैं। मान लो आपने 100 पीस खरीदे शैम्पू बॉटल, फिर आपने 200 और खरीदे, हो गए 300, फिर साल के एंड में 250 बॉटल बिक गई, तो 50 बच गई। मेरी बात ध्यान सुनना, 100 आपने खरीदी, ओके, 200 और खरीदी, ओके, अब हो गई 300, उसमें से आपने 250 बेच दी, तो 50 बच गई। तो ओपनिंग स्टॉक, तो मान लो ओपनिंग स्टॉक आपके पास समझो कुछ नहीं था, तो ओपनिंग स्टॉक नील था। कभी कभी ऐसा भी, अच्छा अब सोचो आप 100 आपने खरीदी, 200 आपने खरीदी, 250 बेच दी, 50 बच गई। अब अगली साल जब ओपनिंग कहलाएगा तो ओपनिंग हो जाएगा 50, फिर और खरीदेंगे उसमें जुड़ जाएगा। तो बच्चों 2 स्टॉक होते हैं, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओके, चलते आगे। इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री
कहता है इन केस मैन्युफैक्चरिंग देयर कैन बी ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। 4 टाइप की चीज़ें होती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, इन्वेंट्री बोलते हैं उसको। वैसे तो गुड्स ही होता है लेकिन उसका इन्वेंट्री क्यों बोला है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में बोलते हैं कच्चा माल, आधा बना हुआ माल और फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड। जरा बात करते हैं ये 4 चीज़ें क्या होती है। तो बच्चों एक समझो शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसके लिए कपड़ा हो गया कच्चा माल, अगर आधे शर्ट कटे हुए तो वर्क इन प्रोग्रेस, अगर शर्ट बन के तैयार है, शर्ट बन के तैयार है लेकिन वो अभी दुकान पे माल बिकने वाले शोरूम में नहीं पहुँचे तो वो भी है इन्वेंट्री। और अगर वो शर्ट बन के पूरे डब्बी में पैक होके दुकान पे पड़े बिकने के लिए तैयार, उसको बोलते हैं स्टॉक इन ट्रेड। तो बच्चों समझ में आएगा, इसको आप डीपली और पढ़ सकते हैं, कुछ ज़्यादा इतना टिपिकल नहीं है। कच्चा माल मतलब कपड़ा, आधा कटा हुआ शर्ट मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, शर्ट बन गए पर डब्बे में नहीं है फिनिश गुड, शर्ट बन गए डब्बे में तैयार है और दुकान में लग गए उसको बोलते हैं स्टॉक इन ट्रेड। समझ में आ गया होगा बच्चों, ओके। अब आता है कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री बच्चों। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेशन कैसे होती है ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, इसको आप होल्ड पे रखें। बस ये कहूँगा कि इसकी हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये थोड़ा सा एक प्रोसेसिंग है, इसको फिलहाल अभी यहाँ पर छोड़ेंगे, मैं आपको इसको लेटर में बताऊँगा, आगे काम आएगा। तो चलते आगे बच्चे, स्टॉक और इन्वेंट्री क्या है आप इसमें आराम से पढ़ सकते हैं, ये आप कर लेंगे। पॉइंट नंबर 19 पढ़ा रहा हूँ मैं बच्चों, तो 19 को हम देखते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या है बच्चों। ट्रेड रिसीवेबल रेफर टू द अमाउंट रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। ट्रेड रिसीवेबल मतलब, ट्रेड मतलब बिजनेस, रिसीव मतलब मिलना। अगर आपको पैसा मिल रहा है, ओके, क्यों मिल रहा है, क्योंकि आपने माल बेचा। तो आप माल बेचते हैं तो किसी के नाम आप बिल बनाते हैं या फिर आप नॉर्मली बेचते हैं उधार में तो भी, तो डेटर और बिल रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल मतलब बिजनेस को मिलने वाला पैसा, और वो सिर्फ एकमात्र मिलता है या तो आप बिजनेस में माल बेचते हैं या आप सर्विसेज देते हैं। ओके बच्चों, तो ये नॉर्मल कोर्स बिजनेस में होता है। अब हम बात करते हैं ट्रेड रिसीवेबल, 2 कैटेगरी है, डेटर और बिल रिसीवेबल। चलते हैं आगे। डेटर्स क्या होते हैं बच्चों। तो ट्रेड रिसीवेबल 2 चीज़ें हैं, डेटर और बिल रिसीवेबल। ओके, पहला है डेटर। डेटर क्या होते हैं, डेटर मैंने आपको शुरू से बता दिया। डेटर क्या होते हैं, जब बिजनेस उधार में अपना सामान बेचता है। जैसे आपने जूतों की दुकान, आपने मुझे बेचे जूते, सर को दिया एक जोड़ी जूता 1200 रुपये में, और अब आप जो 1200 रुपये में जूता बेचा, आप क्या कर रहे हैं, वो पैसा मुझसे ले नहीं रहे, तो मैं आपका बन गया डेटर। ओके बच्चों, आई होप समझ में आ रहा हो डेटर क्या है। तो डेटर के बारे में ज़्यादा इतना चिंता करने वाली बात नहीं, मैंने अपना एग्जाम्पल दे दिया, आप डेटर क्लियर हो चुका है। बिल रिसीवेबल क्या है बच्चों, बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम बिल रिसीवेबल। बिल ऑफ एक्सचेंज, तो बच्चों बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो बिल रिसीवेबल बन जाता है। कब बनता है बच्चों, जब जैसे मैंने जूते लिए और मैंने आपको कहा कि यार मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, 15 दिन का टाइम था, ओके, पूरा हो गया। जब वो टाइम पूरा नहीं हुआ तब तो मैं डेटर था, टाइम पूरा होने के बाद आपने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया। जब मैंने बोला मुझे 2 महीने और चाहिए मोहलत, तो आप मेरा एक बिल बनाएंगे, उसमें मेरा नाम लिखेंगे कि 2 महीने बाद पैसा देना है। तो जब आप बिल बनाते और गारंटी लेता हूँ मैं कि 2 महीने बाद दूंगा, तो ऐसी कंडीशन पे डेटर से वो क्या बन जाता है, बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल भी एक प्रकार का ट्रेड रिसीवेबल्स है, ओके, क्योंकि मैं 2 महीने बाद पैसा दूंगा। ओके बच्चों, तो ये ओवरऑल इसका पूरा चैप्टर बिल रिसीवेबल, हम उसको आगे और डिटेल में बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। फिलहाल एक टेम्पररी लेवल पे यहाँ पर ये क्लियर हो चुका है। ओके बच्चों, चलते हैं आगे। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं बच्चों। ट्रेड पेबल्स वो पैसा होता है जो बिजनेस को चुकाना है। जैसे ट्रेड रिसीवेबल बिजनेस को पैसा मिलने वाला होता है, और ट्रेड रिसीवेबल्स बिजनेस को पैसा मिलने वाला होता है, ट्रेड पेबल्स बिजनेस को पैसा देने वाला होता है। तो जो बिजनेस को देना है, ओके, तो अब हम बात करते हैं बिजनेस को जो देना है वो कौन कौन सा पैसा होता है। एक होता है क्रेडिटर और दूसरा होता है बिल्स पेबल। ओके राइट बच्चों, तो पहला वर्ड हम लेते हैं क्रेडिटर्स क्या होते हैं। जैसे आपने मुझे उधार में जूते बेचे, राइट, तो मैं बन गया डेटर। सेम वैसे अगर आप उधार में जूते खरीदेंगे, जिस भी पार्टी से खरीदेंगे, तो डेफिनेटली वो पार्टी को आपको पैसा देना पड़ेगा। तो आपके नज़रों में वो पार्टी आपके लिए क्रेडिटर है। क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिनसे आप उधार में माल खरीदते हैं और आप पैसा नहीं देते हैं, उनको आपको पैसा देना है, तो आपके लिए लायबिलिटी है ट्रेड पेबल्स। ओके बच्चों, अब अगर आपने पार्टी को बोला कि यार मैं ना अभी आपको पैसे दे नहीं पाऊंगा, 2 महीने बाद दूंगा, तो ऐसी कंडीशन में जब आप पैसे देंगे 2 महीने बाद, तो आप क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से उसको 2 महीने का मोहलत मांग रहे हैं उससे। जब आप मोहलत मांगेंगे तो आप कन्वर्ट हो जाएंगे क्रेडिटर से ट्रेड बिल्स पेबल में, क्योंकि बिल मतलब आपका बिल बन जाएगा और आप उसमें वादा लिखा होगा 2 महीने आप उसको पेमेंट देंगे। ओके बच्चों, समझ में आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। चलते हैं आगे, गुड्स। अब मैं ऐसा करता हूँ, गुड्स आपको होल्ड पे रखता हूँ, बिकॉज गुड्स कॉस्ट और सभी कनेक्टिविटी है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं बच्चों, ओके। तो सारी बातें ध्यान से सुनिएगा और इनको एक एक वर्ड टू वर्ड पढ़िएगा। कोई दिक्कत हो मुझसे पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। हैशटैग बच्चों, हैशटैग गाओ, हैशटैग नाचो, मज़े करो बच्चे।
खाली ऐसा नहीं है पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ने के बाद थोड़ी मस्ती करो, एंजॉय करो, मोबाइल भी चलाओ, गाने भी सुनो, है ना, पर लिमिट में, और मम्मी पापा कहना जरूर मानो। ओके बच्चों, सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, एंजॉय, बाय बाय, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर स्टडीज़ बिकॉज नेक्स्ट वीडियो और आने वाली है कल। थैंक यू वेरी मच, बाय।